Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Thriller. So this is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic that is related to UGC NET exam. So all the students who are preparing for UGC NET exam, especially code 55, that is labor welfare, HRM, personal management or administrative management, must watch this video carefully. So the topic which I'm going to discuss today is very important, and the topic is related to unit 2, that is conceptual framework of human resource management. So guys, yes, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ओवरऑल एचआर का, मैं उसके ऊपर वीडियो इस बार लेकर आई हूँ. तो इसमें आई विल बी गोइंग टू टेल यू द एचआर ओवरऑल लाइक अ टोटलिटी की क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसका, एंड प्लस उसके अंदर बाकी डिटेलिंग भी की गई है कि उसमें एचआर से रिलेटेड जो कितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं, इवोल्यूशन आता है, वो सब मैंने इंक्लूड किया है गाइस. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड कमेंट if you want me to make any other video. So let's get started. सबसे पहले मैं कंटेंट्स डिस्कस करना चाहूँगी. कंटेंट्स के अंदर आई एम इंक्लूडिंग द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ टर्म जो हम बार बार अपने जनरल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ करते हैं, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो पर्सनल मैनेजमेंट से HRM बना कैसे, देन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ HRM विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू UGC नेट एग्जाम, लाइक अगर हम UGC नेट के पर्पज से देखें तो लाइन एंड स्टाफ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं. सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन very much important, that is difference between personal management and the human resource management. and जो conceptual framework मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ पूरा टॉपिक एज यूनिट 2 ऑफ कोड 55, उसमें जो conceptual framework एज अ टोटलिटी है, लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि conceptual framework को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कि HRM का conceptual framework एक्चुअली होता क्या है. ओके गाइस, तो फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Meaning of HRM. Meaning of human resource management. This term can be defined as, it can be divided into two parts, that is human resource and management. तो human resource plus management is equals to HRM. तो human resource के अंदर हमारा क्या आता है? Human resource की knowledge, skills, ability, talent, aptitude, task and effort. Plus अगर we manage that manpower effectively and efficiently, that means if we manage the knowledge, skill, ability, talent, aptitude, task and effort of a manpower effectively and efficiently, then it results into HRM, that is human resource management. and overall human resource management में हम recruitment, hiring, managing, deploying, compensating and many other जो इसके functions हैं वो करते हैं. तो इसलिए human resource plus management is equals to HRM. गाइज, ये बहुत ही इजी तरीका था HRM की डेफिनेशन को डिफाइन करने का, इसलिए मैंने ये मेथड चूज किया, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे ऑथर्स एंड फिलोसोफर्स की डेफिनेशन लेकर आ सकती थी, बट वो आपको बहुत टफ लगती. दैट्स वाई मैंने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिक्रूटिंग, हायरिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉई. HRM is often referred to as the simply we can say that is human resource, that is HR. It is a phase of management which deals effectively and efficiently with the control and the यूज ऑफ मैन पावर. जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने मैन पावर को यूज करना ही HRM कहलाता है. जितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम अपने मैन पावर, अपने एम्प्लॉयज एंड अपने वर्कर और ह्यूमन रिसोर्स को यूज करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करने के लिए, उतना ही HRM हमारा अच्छा होगा. ओके, सो नेचर ऑफ HRM पे आ जाते हैं. सेकेंड टॉपिक फर्स्ट है इसका नेचर. इट इंक्लूड्स द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन. इसके अंदर हम एम्प्लॉय भी करते हैं, जो एम्प्लॉय है उसको डेवलप भी करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एंड जो ओरिएंटेशन एंड जो हम डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक आता है वो सब तो डेवलपमेंट में ही आता है. ओवरऑल ग्रोथ होती है पूरे एम्प्लॉय की, एंड कंपनसेशन. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फेज एक और एम्प्लॉय के लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के फेज में ये वो देखता है. जो नेचर है HRM का, वो जो एक्सटेंशन है उसका जनरल मैनेजमेंट, जो जनरल ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट है उसका ये भी एक पार्ट ही है, एक एक्सटेंशन ही है. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर मैनेजमेंट का ओवरऑल है, वैसा ही नेचर HRM का भी है. HRM exists to advise and assist the line managers in employment matter, therefore it is a staff function. गाइस, लाइन एंड स्टाफ फंक्शन के बारे में आपको मैं पहले बाद में भी एलेबोरेट करूंगी, बट मैं अभी आपको पहले भी बता देती हूँ इसके बारे में कि जो HRM है वो हमारा स्टाफ फंक्शन में आता है, क्योंकि वो मेन फंक्शन मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अटेन करने के लिए हेल्प नहीं करता. बट हाँ, अगर मैन पावर हम अच्छे लेकर आएंगे तो वो जो हम मैन पावर लेकर आए
हैं वो ज़रूर अटेन करने में हेल्प करेंगे। तो ये एक साइड में अगर हम कहें कि वो लाइन मैनेजर की हेल्प करता है, इसलिए वो स्टाफ फंक्शन में आता है। ओके, इट लेज एम्फोसिस ऑन एक्शन रादर देन मेकिंग लेंदी शेड्यूल्स, प्लान्स एंड वर्क। हाँ, जो HRM है वो फोकस करता है कि वो एक्शन ले, मतलब वो तुरंत के तुरंत एक्शन में आ जाता है, मतलब वो फटाफट रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, हायरिंग करता है, उनका डेवलपमेंट करता है, ट्रेनिंग करवाएगा, कोऑर्डिनेशन होता है और कंपनसेशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ये नहीं कि वो बार बार लेंदी शेड्यूल्स बना रहा है, प्लान बना रहा है, वर्क मेथड्स कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट और एनी अदर वी कैन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन ओरिएंटेशन। अब भाई ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन की बात हो रही है, तो ह्यूमन के ओरिएंटेशन, ह्यूमन के नेचर से रिलेटेड ही नेचर होगा, तो ये पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है थ्रू गिविंग देम इंसेंटिव प्लान्स, एंड ये ओवरऑल अगर हम कंसर्न इनका जो रहता है, जो मेन टॉपिक रहता है, मेन इशू रहता है, मेन कंसर्न जो है वो ह्यूमन रिसोर्स ही रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं ओवरऑल आपको नेचर को एक ड्रामेटिक फॉर्म में बताना चाहूँ, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताना चाहूँ, तो ये गाइस जो आप देख रहे हैं अपनी वीडियो की स्क्रीन पर, तो ये इम्पॉर्टेंट नेचर होता है एक HRM का, एक HR मैनेजर का, या फिर एक HR जो एम्प्लॉयर है उसका एक कंपनी में रिलेटेड टू एम्प्लॉय। तो वो क्या क्या करता है, उसको सैलरी और वेजेस से रिलेटेड इश्यूज देखने होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन करवाना होता है, कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये काम भी HR का है देखने का, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनसेशन ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये एक खुद में ही स्टाफ फंक्शन है, मोटिवेशन, इंसेंटिव प्लान्स देना, हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, ग्रीवियंस को रिड्रेस करना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सो आई गेस आप समझ गए होंगे कि नेचर कितना ज़्यादा इसका वाइड स्कोप है उसका। ओके, अब आ जाते हैं इवोल्यूशन। मैंने पहले भी बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ HR का, मतलब ओवरऑल जो HR हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम पहले पर्सोनल मैनेजमेंट कहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते थे, अब उसको हम HRM कहते हैं, इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ ये मैं बताना चाहूँगी। गाइज मैंने इसके ऊपर ना ज़्यादा इलेबोरेट करके मैटर नहीं डाला है, क्योंकि ये गाइज UGC नेट के एग्जाम के पर्पज से अगर देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं चाहती थी कि आपको पता हो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसलिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में डाला है। तो गाइज मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, आप प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टेज 1 जो है वो है प्री इंडस्ट्रियल एरा। प्री इंडस्ट्रियल एरा का क्या मतलब हुआ, मतलब कि ये जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पहले का एरा था वो उसकी बात हो रही है। तो स्टेज 1 में जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा था, अगर इसमें हम बात करें जो हमारी फैक्ट्रीज होती थी या फिर जो भी जितना भी तब काम होता था, तो तब जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वहाँ पर एब्सेंस होता था HRM का। ऐसा कोई भी HR का डिपार्टमेंट नहीं होता था, HR वर्ड भी नहीं होता था तब। तो तब बिल्कुल अगर देखा जाए तो एब्सेंस था। तब हमने धीरे धीरे ये चीज़ देखी, दो चीज़ें हमने जो नोट की वो ये की कि पहला तो रिलीज ऑफ लेबर फ्रॉम लैंड, मतलब लेबर का सिर्फ लैंड के काम से जुड़े रहना वो हट गया। मतलब लेबर्स को ये देखा जाने लगा कि लेबर और भी जगह लैंड को छोड़ के और भी बहुत जगह यूज में आ सकती है, लाइक इन फैक्ट्रीज, लाइक इन माइंस, लाइक इन कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड अदर। तो ये चीज़ हुई एक, उनको फ्री एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाने लगा अलग अलग जगहों पे, और एक मॉडर्न मार्केट सिस्टम बन गया कि हाँ लेबर का और भी जगह काम होता है। एंड दूसरी जो मेन अमेंड जो मुझे शिफ्ट दिख रहा है प्री इंडस्ट्रियल में दिखा, वो ये था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो एकदम से एग्रीकल्चर इकोनॉमी से शिफ्ट होकर एक कमर्शलाइज्ड मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आने लगी थी जब प्री इंडस्ट्रियल एरा हमारा चल रहा था। तो ये गाइस दो इंपॉर्टेंट जो चेंजेस आए थे, जो शिफ्ट आया था वो ये था, पहला कि लेबर को सिर्फ लैंड की तरफ से नहीं देखा जाने लगा, उनको और भी पर्सपेक्टिव्स देखे जाने लगे, मॉडर्न हो गया था लेबर मार्केट। एंड दूसरा कि शिफ्ट ऑफ आर इकोनॉमी फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल economy to a commercialized mixed economy. सेकेंड स्टेज जो हमारी है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड फैक्ट्री सिस्टम के अंदर हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जो एक फैक्ट्री सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया हमारे एरा में। उसमें ये था कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो इश्यूज थे, जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, उनको देखा जाने लगा और एक फैक्ट्री सिस्टम बनाया गया। इससे क्या हुआ कि जो फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स होते थे उन्होंने प्रोडक्शन एक्सपैंड किया, उन्होंने इकोनॉमी को इंक्रीज़ किया, उन्होंने GDP इंक्रीज़ किया, प्रोडक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा उस वक्त
आगे बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा हमने तरक्की की थी। एंड सेकेंडली लेबर को एक ऐसे तरीके से देखा जाने लगा था कि यही है जो हमारे एम्प्लॉयर्स और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो लेबर वॉज लुक्ड लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट एट दैट टाइम, जिससे कि हमारे एम्प्लॉयर्स के प्रॉफिट इंक्रीज हो सकते हैं। स्टेज थ्री में साइंटिफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात हुई। साइंटिफिक मैनेजमेंट गाइज टेलर के अलावा आप और किसी का नाम नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि ही इज ओनली द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने क्या प्रपोज किया मैनेजमेंट के लिए? उन्होंने जॉब एनालिसिस प्रपोज किया, उन्होंने बहुत सारी मेथड्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जिससे कि प्रोडक्शन भी तेज हो एंड इफेक्टिव हो एंड एफिशिएंट हो, लाइक वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, कितनी सारी स्टडीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अपने टाइम पे। तो ये था स्टेज थ्री। स्टेज फोर इंक्लूड द गोल्डन एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके अंदर हमने लेबर एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट ये देखा। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे जो लेबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनके वर्किंग कंडीशंस के लिए। और सेकेंड हमने देखा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो गाइज ये था। स्टेज फिफ्थ में कंट्रोल ऑफ लेबर ट्रेडिशन का मतलब है कि ट्रेड यूनियन का इंट्रोडक्शन हुआ था 1926 जो हमारा था ट्रेड यूनियन एक्ट। उस वक्त ये देखा जाने लगा कि ट्रेड यूनियंस का जो एकदम से एक कहते हैं कि एकदम से इंक्रीज हो गई थी उनकी नंबर जो था रिकॉग्नाइज यूनियन का, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था एकदम से। तो एकदम से ये देखा जाने लगा कि लेबर्स अपने लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपने वर्किंग कंडीशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे और उन्होंने ट्रेड यूनियंस भी स्टार्ट करनी थी। एंड स्टेज सिक्स इज प्रोफेशनल ट्रेडिशन। प्रोफेशनल ट्रेडिशन का मतलब है एलपीजी एरा जो आ गया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन जो आया था उसका एरा, जिसमें कि एम्प्लॉई की कैपेबिलिटीज़ की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स होना पड़ रहा था। तब तो ऐसा था कि आप उसके बिना तो आप काम भी नहीं करा सकते एम्प्लॉय से, आपको देखना पड़ेगा कि कितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है कि नहीं है, एम्प्लॉय की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उसका एफर्ट है कि नहीं है काम करने में, ये एंड प्लस कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होने लगा था। तो ये थी 6 स्टेजेस जो कि पर्सनल मैनेजमेंट से एचआरएम तक के आने का पूरा इसमें मैंने आपको बताया। ओके, देन मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम पे आऊंगी। ये तो गाइस फटाफट पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टू एक्ट एज अ मीडिएटर एंड अ लाइजन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड टॉप मैनेजमेंट, बहुत ईजी है एम्प्लॉय और टॉप मैनेजमेंट के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करना। टू हेल्प अचीव इन गोल्स बाय प्रोवाइडिंग द वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, फेयर और एक्सेप्टेबल और एफिशिएंट लीडरशिप प्रोवाइड कराना, हाई मोरल करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को थ्रू गिविंग देम वेरियस इंसेंटिव प्लान्स, इंश्योर करना कि हर एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट हो बाय प्रोवाइडिंग देम पार्टिसिपेशन, हर मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन में वर्कर का पार्टिसिपेट होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले। बेटर कंडीशंस होनी चाहिए वर्क की एम्प्लॉयज़ के लिए एंड एथिकल वैल्यूज़ तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो मोटा मोटा हमने देखा ऑब्जेक्टिव में वो था एथिकल वैल्यू, हाई मोरल, वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ एंड एक्ट एज अ मीडिएटर। ओके गाइस, फटाफट आ जाते हैं स्कोप पे। स्कोप ऑफ एचआरएम, स्कोप का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा इस पूरे वाइडर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट देखते हैं जो स्कोप है एचआरएम का, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव एंड एग्जॉस्टिव। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। गाइज आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 3 ही एस्पेक्ट्स है, तो इसमें एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव की क्या बात है। अगर मैं आपको गाइज इसके ऊपर वीडियो बनाती ना अलग से, तो इस भी कम से कम नहीं तो 3-4 वीडियोस तो अलग से बनी जाती स्कोप की। क्योंकि गाइज ये जो 3 स्कोप्स हैं, ये जो 3 जो एस्पेक्ट्स दिखे हैं ना, ये अपने में ही इतने ज़्यादा वाइड हैं, अपने में ही इनके अंदर इतना ज़्यादा पढ़ने को है ना कि आपको पूरा समझने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। बट हाँ, अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जितना मैंने इंक्लूड किया दैट इज़ वेरी इनफ फॉर यू, बट आपको गाइस पता ज़रूर होना चाहिए। तो पहला पर्सनल और लेबर एस्पेक्ट देख लेते हैं। इट कंसर्न्स विद द मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, रिम्यूनरेशन, कॉम्पनसेशन। अब ये जितना भी लिखा है ना गाइज, इसके ऊपर अलग अलग से वीडियो बन सकती है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टॉपिक है समझाने के लिए। आप गाइज चिंता मत कीजिए, मैं बनाऊंगी ज़रूर। तो रिक्रूटिंग करना, सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट करना, प्रमोट करना, ट्रांसफर, अभी मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो इसमें इंक्लूड भी नहीं किया, उसका तो अलग ही होता है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन होता है, काफ़ी कुछ होता है। तो ये लेबर और पर्सनल के एस्पेक्ट से है। सेकेंड आता है वेलफेयर एस्पेक्ट। दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न विद द बेसिक कम्युनिटीज एंड द बेसिक वर्किंग कंडीशंस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एन वर्कर, कि वो उसको मिले, लाइक कि कैंटीन हो गई, क्रैच हो गया, रेस्ट रूम हो गया, वेंटिलेशन, लंच रूम, फर्स्ट एड, एम्बुलेंस। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हेल्थ, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल असिस्टेंस की बात
बात की जाती है वेलफेयर एस्पेक्ट में। थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। इसके अंदर हम बात करते हैं यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशनशिप की, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की, ग्रीवियंस रिड्रेसल की, जॉइंट कंसल्टेशंस बना लेते हैं, आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं और उनके डिस्प्यूट को सेटल भी किया जाता है। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, लेबर एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन मैं फटाफट आ जाती हूँ स्टाफ एंड लाइन फंक्शन पे। लाइन फंक्शन इज वन इन विच अ सुपीरियर एक्सरसाइजेज अथॉरिटी डायरेक्टली ओवर अ सबऑर्डिनेट। इसके अंदर जो सुपीरियर है वो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी के अपनी अथॉरिटी देख के उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है काम की कि आपको ये करना है। इन जनरल लाइन पर्सोनल में बहुत इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि खुद काम करते हैं एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। बट स्टाफ फंक्शन ऐसा नहीं होता, वो एडवाइजरी इन नेचर होता है एंड इट इज मेंट टू असिस्ट लाइन पर्सोनल। स्टाफ फंक्शनल का काम ही ये होता है कि लाइन पर्सोनल को असिस्ट करना। दे थिंक फॉर द हेड ऑफ द ऑफिस, दे थिंक फॉर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन दे गिव सपोर्ट एंड एडवाइस टू देम। मतलब ये साइड बाय साइड लाइन फंक्शन को एडवाइस देते हुए चलते हैं, सपोर्ट देते हुए चलते हैं। इसका फटाफट हम डिफरेंस देख लेते हैं। अथॉरिटी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कमांड वाली अथॉरिटी, क्योंकि इनके बीच में कोई नहीं है, स्टाफ नहीं है, और जो स्टाफ है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कमांड भी दिया जाता है और फिर उसके बाद कमांड दिया जाता है तो उसकी एडवाइस भी दी जाती है। डिसिप्लिन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्टली सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देनी है, बट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी लूज है क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी एक स्टाफ फंक्शन भी दिया हुआ है जो कि आपको ऑलरेडी असिस्ट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव्स, लाइन एग्जीक्यूटिव्स जर्नलिस्ट के प्रोफाइल के होते हैं, लाइन और स्टाफ में जनरल जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स इसमें जर्नलिस्ट होते हैं और जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब स्पेशलिस्ट होंगे तभी तो लाइन एग्जीक्यूटिव को वो लोग असिस्ट कर पाएंगे। तो दे एक्ट एज अ मीडिएटर और दे एक्ट एज गिविंग अप असिस्टेंस टू द लाइन एग्जीक्यूटिव्स। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा, उसमें पार्शली सेंट्रलाइज होगा, पार्शली डिसेंट्रलाइज होगा, क्योंकि इसमें स्टाफ भी जुड़ा हुआ है। तो स्टाफ जो होगा वो लाइन को एडवाइस करेगा तो वो भी बीच में जुड़ जाता है तो वो भी डिसेंट्रलाइज हो जाता है। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये छोटी कंपनीज के लिए, छोटे फर्म्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं सूटेबल फाइंड की जाती है, जहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं, लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर। बट अगर आपकी बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो आपके लिए लाइन एंड स्टाफ दोनों जो मिक्सचर है, मतलब स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था स्टाफ एंड लाइन का डिफरेंस। अब आ जाती हूँ पर्सनल मैनेजमेंट पे। मैंने पर्सनल मैनेजमेंट पे ये स्लाइड इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे आपको आगे डिफरेंस बताना था। तो अगर आपको मैं पहले पर्सनल मैनेजमेंट नहीं समझाऊंगी तो हाउ वुड यू एबल टू नो कि डिफरेंस क्या है। तो पर्सनल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। इट इज दैट पार्ट विच इज प्राइमरली कंसर्न विद एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम भी यही होता है कि ये भी एचआर से ही डील करती है। अब इसमें क्या क्या होता है एक पर्सनल मैनेजर का रोल? इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट एडवाइजेस द लाइन मैनेजर, बताया था अभी, एक्ट एज अ काउंसलर, एक्ट एज अ मीडिएटर एंड एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। मीडिएटर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये मीडिएटर की तरह काम करती है। स्पोक्स पर्सन, जितने भी वर्कर्स होंगे वो अपनी ग्रीवियंसेस एचआर को ही बताएंगे और फिर एचआर या पर्सनल मैनेजर ही जाके हेड को बताता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, ये रिड्रेसल है, ये ग्रीवियंसेस हैं और डिस्प्यूट्स हैं। तो एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन एंड काउंसलर। और हमेशा वो यही चाहता है एचआर या पर्सनल मैनेजर कि उसका जो एम्प्लॉई है, उसका जो वर्कर है वो हमेशा प्रमोटेड रहे, हमेशा उसका क्या कहते हैं काम वो बहुत अच्छे से करे, सेटिस्फाइड रहे। तो इसलिए ये भी वो काउंसलिंग भी करते हैं, काउंसलर की तरह भी काम करते हैं। ओके, तो ये था पर्सनल मैनेजमेंट। अब मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। पर्सनल मैनेजमेंट ये लेफ्ट साइड में है और जो आगे की तरफ है वो एचआर है। तो ऑब्वियसली बात है कि पर्सनल मैनेजमेंट अब ट्रेडिशनल हो गया है, एचआर मॉडर्न हो गया है। ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर कैसे किया जाता था? तब एक मशीन की तरह की, लेबर एक मशीन है, वर्कर एक मशीन है या टूल है। पर जो अब मॉडर्न मैनेजमेंट है, जो एचआरएम है, वो एक एसेट की तरह अपने एम्प्लॉय को यूज करती है। इसमें जो टाइप ऑफ फंक्शन था वो बहुत रूटीन फंक्शन था, बट एचआरएम में ये स्ट्रेटेजिक फंक्शन है। बेसिस ऑफ पे क्या हुआ था? तब जॉब इवेलुएट करके करा जाता था, पर अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है। मैनेजमेंट रोल ये ट्रांजैक्शनल में आता है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल में आता है। कम्युनिकेशन यहाँ पे इनडायरेक्ट हुआ करती है, बट यहाँ पे एचआरएम में डायरेक्ट।
लेबर मैनेजमेंट, इसमें पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती थी कॉन्ट्रैक्ट्स के फॉर्म में, इसमें अब इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है। इनिशिएटिव पीसमेल, इसमें इंटीग्रेटेड है। मैनेजमेंट एक्शंस कैसे लिए जाते थे प्रोसीजर की तरह, इसमें बिजनेस नीड। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है पर्सनल मैनेजमेंट की वो स्लो है, बट जो मॉडर्न हमारा HRM मैनेजमेंट है उसमें फास्ट है। जॉब की तरह जो डिजाइन किया जाता था वो डिवीजन ऑफ लेबर का करा जाता था कि इतनी डिवीजन कर दी थी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। बट अब जो HRM में है उसमें हम ग्रुप्स और टीम्स बना देते हैं कि आपको ये काम करना है, ये आपके गोल्स हैं। फोकस इसका जो रहता था वो बस एम्प्लॉय को हायर करना, उनको रिम्यूनरेट करना, ट्रेनिंग करवाना और हार्मनी मेंटेन करना। बट अभी की जो HRM है उसका जो फोकस है वो ये है कि वो मैन पावर को ऐसे ट्रीट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसे भी लगे कि वो बहुत एक वैल्यूएबल एसेट है और वो बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसकी जो वैल्यू है वो बहुत यूज हो रही है और हमने बहुत प्रिजर्व तरीके से उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखी हुई है। तो गाइज ये है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में एक टोटलिटी बताने वाली हूँ कि कैसे HR का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, तो HR को हम दो डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस में आपका आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जी हाँ, HRM के अंदर भी प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है और फिर कंट्रोल किया जाता है और कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। और ऑपरेटिव फंक्शन में प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, उसका कंपनसेशन करना, इंटीग्रेशन करना और मेंटेनेंस करना। तो गाइज ये है एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, जब HRM के ये मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शंस मिल के काम करते हैं तो दैट रिजल्ट्स इन ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है गाइज, तो इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो HRM के ऊपर पसंद आई होगी। मैंने अब यूनिट 2 पे वीडियो बनाई है एंड गाइज मैं और भी ऐसी तरीके की वीडियोस लेकर आया करूंगी। सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। आपको कमेंट करना हो किसी वीडियो, अगर कोई वीडियो बनानी हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। टिल देन दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो। गुड बाय।